हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से 1 बाय 1 सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। आपकी पढ़ाई पूरी तरह से कंपटीशन मोड में ला दी गई है। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपका तो कॉपीराइट ही है बैंकिंग। आप बैंकिंग की जॉब भी प्रेफर करते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप बीकॉम पार्ट 1 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई को पूरी तरह से कंपटीशन का आयाम दे दिया गया है। आपकी पढ़ाई को एक ऑब्जेक्टिव मोड में कर दिया गया, मतलब अब थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं होना, रिटन एग्ज़ाम नहीं होना, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। कोई एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 विकल्प दिए होंगे, कोई एक सही होगा। मतलब अब आप जुट जाइए कंपटीशन से। तो प्यारे दोस्तों, हमने इस क्लास को उस बेस पे रखा है कि हम सारे थ्योरेटिकल पॉइंट आपके क्लियर कर देंगे और उसके साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बैंकों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपको समझाया और विधिवत मैंने आपको शुरुआत से भारत के बैंकों के इतिहास से लेकर हम स्वतंत्रता प्राप्ति तक पहुँचे। इवन हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भी घटना चक्र आपको बताया, लेकिन वो सब कंपटीशन की बातें थी। आज हम आपकी किताबी बात, किताबों में किस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है, हमने आपके सॉल्व करने के नज़रिए से, मतलब जो एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में इम्पॉर्टेंट बनता है, जितनी समझ में रखता हूँ कि हाँ ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं प्रमुखता से आपको बता चुका हूँ। लेकिन वो एक प्रॉपर वे नहीं था, क्योंकि मैंने एक टॉपिक उठाया कि जैसे अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, तो उसको मैं एक तरफ से क्लियर करता गया। लेकिन अब एक पीरियोडिक हिस्ट्री आपको जाननी है कि भारत में बैंकिंग का विकास कैसे हुआ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। भाई यही तो हमारे और आपके संबंधों का आधार है। आप हमें मजबूती दीजिए और हम आपकी पढ़ाई को एक नए आयाम पर लेकर जाएंगे। हम आपके लिए 24 घंटे समर्पित मिलेंगे। आपकी पढ़ाई सबसे बेहतर होगी, आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारत में बैंकिंग का विकास कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं आधुनिक बैंकिंग का विकास। तो आपने बोर्ड पर यह टॉपिक देखा ना कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली एवं वाणिज्य बैंक व्यवस्था। अगर इस लेसन को हमें जानना है, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करा चुका हूँ, वो आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं, इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस सर्च करके पा सकते हैं। लेकिन भारतीय बैंकिंग प्रणाली एवं वाणिज्य बैंक व्यवस्था जानने के लिए आपको आधुनिक बैंकिंग का विकास जानना होगा। तो यहाँ एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको 3 चरणों में बांट दिया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में बैंकिंग की संरचना क्या थी, मतलब जब बिफोर फ्रीडम, हम जब आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे यहाँ बैंकों की संरचना क्या थी, और जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद हमारे यहाँ बैंकों की संरचना क्या हुई, स्वतंत्रता के बाद भारतीय बैंकिंग संरचना।
और फिर अब हम देखेंगे, चूंकि वर्तमान समय में बैंकिंग सुख सुविधाएं इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, तब हमारे यहाँ बैंकों की संरचना क्या है। मतलब इसे हम कितने बिंदुओं में पढ़ेंगे? 3 बिंदुओं में पढ़ेंगे। आधुनिक बैंकिंग का विकास। तो सबसे पहले हम आते हैं स्वतंत्रता से पूर्व क्या था। हमने इसे प्रॉपर तरीके में जाना भी है। सबसे पहले हमारे यहाँ देसी साहूकार या महाजनी व्यवस्था थी। अगर किसी को धन की ज़रूरत होती थी तो वो किसी साहूकार या महाजन से लेता था। राजा महाराजा भी हुआ करते थे, तो जो देसी साहूकार या महाजन से पैसे लेते थे तो उसे हमें चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा धन देना पड़ता था, और उनके धन वसूलने के मनमाने ढंग भी हुआ करते थे, और ब्याज बहुत ज़्यादा दर से लेते थे। तो हम उन चीज़ों से बचना चाहे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज़ आए, और अंग्रेज़ों की ये सोच बनी कि हम इनसे नहीं लेंगे। उन्होंने अपनी स्वयं की मदद करनी चाहिए। तो जब स्वयं की मदद करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ गृह जैसा बनाया, एजेंसी हाउस जिसे बोला गया। मतलब जैसे आप 10 लोग मिल जाओ, थोड़े पैसे आप दो, थोड़े पैसे हम देते हैं, और वो एजेंसी हाउस बन गया। एक साथ सबको तो ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। मान लो 10 लोगों ने मिलकर पैसे लगाए, आपको ज़रूरत पड़ी, आप उठा लो, आप अपना काम करो, और काम करने के बाद आप ब्याज सहित उस पैसे को पे कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम एक दूसरे की मदद करने लगे। तो वहाँ वही एजेंसी हाउस से वो अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने लगे, और बेहतर ढंग से उन्होंने अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा किया। उन एजेंसी हाउस को हिंदी में अभिकर्ता गृह कहते हैं। कंफर्म। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन पर ध्यान देना, मैंने ये सारे टॉपिक आपको बताए कि जो बैंक थे वो विदेशी सुख सुविधाओं से परिचित थे, या यूं कह लीजिए उन्हें विदेशी पृष्ठभूमि पता थी। तो उन्होंने ये एक सिस्टम बनाया कि हम इस तरीके से रहकर अपनी बैंकिंग सुख सुविधाओं को पूरा कर सकते हैं। और उन्होंने ये किया, वो एक डिपॉजिट के रूप में वहाँ पैसा रखते थे, जिसको ज़रूरत पड़ती थी वो उस एजेंसी हाउस से पैसा निकालता था, और बाकी शेष लोग, भाई सबका पैसा रहता था उसमें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और बाद में अपना काम हो जाने के बाद ब्याज सहित उसको लौटा देते थे। तो ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सन 1813 में भारत के विदेशी व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के बाद अभिकर्ता गृह पर काफ़ी कुठाराघात हुआ। मतलब कब? 1813 में। उसके पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बन चुका था, लेकिन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे एकाधिकार समाप्त हुआ, तब इन पर बहुत कुठारापात हुआ, और 1932 तक ये समाप्त हो गए, इनका पतन हो गया। उधर 3 प्रेसिडेंसी बैंक बन चुके थे। हम 1832 तक पहुंच चुके हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से। 3 प्रेसिडेंसी बैंक बन चुके थे। कौन कौन से? 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। अब इतनी तो इच्छा रख ही सकता हूँ कि आपको याद है। मैंने ये 10 बार आपको पढ़ा दिया, और अगर तब भी नहीं याद है तो बेटा आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। आप पढ़ाई पे फिर समर्पित नहीं हो, फोकस नहीं हो, और ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो बी फोकस, आप अपने लक्ष्य की ओर निगाहें रखो, निशाना ज़रूर लगाया जाएगा आपसे। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया, और इन्हें केंद्रीय बैंकिंग तक के काम दिए गए। 1861 में इनको नोट निर्गमन का भी अधिकार दे दिया गया, और ये सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य कर रहे थे। मतलब एक प्रकार से ये कह लीजिए कि इनको सन 18 नोट निर्गमन का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1862 में इनसे ये नोट निर्गमन का अधिकार छीन लिया गया था, ऐसा तक उल्लेख है। फिर भैया ये तीनों बैंक 1920 तक सफलतापूर्वक कार्य करते रहे। 1920 तक। 1921 में इन तीनों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
चलिए ये मान लिया। अब उधर सीमित दायित्व वाले संयुक्त बैंकों की स्थापना हुई। इलाहाबाद बैंक बना, पंजाब ने अवध कमर्शियल बैंक बना। अब ये सबका डेट वाइज मैं आपको बता चुका हूँ। जो चीज़ें आपके काम की हैं वो मैं बिल्कुल आपको बता चुका हूँ। आज उसी बिखरे हुए बिंदुओं को मुझे समेटना है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा, जैसे आप एक सब्जी बनाते हो ना, पहले कट करते हो, हर एक इंग्रेडिएंट आप कट करते हो, वो कट कर चुके हैं, बस उसे समेट के एक पकवान बना के रेडी कर देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप बेहतर तरीके से आप जानते हो और ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, ठीक है। तो आइए, तो सीमित दायित्व वाले संयुक्त बैंकों की स्थापना हुई। आपने इलाहाबाद बैंक का इतिहास जाना, ठीक है। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ये संयुक्त सीमित दायित्व वाले संयुक्त बैंकों की स्थापना थी। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई और ये पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई और ये पहला भारतीयों द्वारा स्थापित और भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। और सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने तो इसमें और भी तेजी ला दी। और उस स्वदेशी आंदोलन के आने के बाद सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, द इंडियन बैंक, बैंक ऑफ मैसूर आदि इस काल में अनेक छोटे छोटे बैंक भी खोले गए, जिनकी संख्या 1913 में बढ़कर 500 तक हो गई थी। चलिए ये भी मान लिया। फिर सन 1913 से 17 तक बैंकिंग संकट पड़ा रहा। कारण प्रथम विश्व युद्ध उधर छिड़ा था और उसकी वजह से यहाँ कोई नया बैंक स्थापित नहीं हुआ। लोगों में बैंकों में पैसा जमा करने के बजाय बैंकों से पैसा निकालने की भावना प्रवृत्ति ले रही थी। लोगों को उन पे भरोसा नहीं हो रहा था और लोगों के द्वारा उससे पैसे निकाले जाने लगे। तो सबसे पहला संकट पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया पर आया और वो समाप्त हुआ। 1913 में वो दिवालिया हो गया और इसका सारी बैंकिंग प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि 1917-18 तक बैंकों के डूबने का क्रम बराबर चलता रहा और इस काल में 87 बैंक जिनकी सामूहिक परिदत्त पूंजी 175 लाख थी डूब गए और पूंजी इस समय कुल बैंकों की पूंजी का 50% ये हुआ करती थी। मतलब इतने बैंक डूब गए, वो अपने अस्तित्व को बचा पाने में समर्थ नहीं हुए। फिर केंद्रीय बैंक की स्थापना की पुरजोर सिफारिश हुई चैम्बरलेन आयोग के द्वारा और चैम्बरलेन आयोग के द्वारा फिर उधर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इंपीरियल बैंक बना, राष्ट्रीयकरण तो अभी बाद में आया। इंपीरियल बैंक मिला के उन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और जब 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक बनाया गया 1921 में, फिर से हिल्टन यंग आयोग आता है 1926 से 1927 में। और हिल्टन यंग आयोग के द्वारा ये कहा जाता है कि आपके यहाँ एक केंद्रीय बैंकिंग तो होनी ही चाहिए, लेकिन भारत के पास तो राजनीतिक अधिकार थे ही नहीं। और ये सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत अपना कोई केंद्रीय बैंक बना नहीं सकता था। 1933 के गोलमेज सम्मेलन में भारत को राजनीतिक अधिकार दिया गया और जब भारत को राजनीतिक अधिकार दिया तो अप्रैल 1934 में आरबीआई एक्ट आया, जबकि 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई की स्थापना हुई। और इधर इंपीरियल बैंक बन चुका था 1921 में ही। चलिए ये हमने मान लिया। फिर आगे जब हम बढ़े तो ये जो आरबीआई था, आरबीआई की स्थापना जब की गई 1 अप्रैल 1935 को, तो आरबीआई निजी अंशधारियों का बैंक था। इन्हें नोट निर्गमन का एकाधिकार भी दे दिया गया कि सिर्फ आप नोट छापोगे और कोई नहीं। इसे सरकार और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य दिया गया कि आप सरकार के बैंकर के तौर पर कार्य करेंगे और बैंकों के अंतिम ऋणदाता भी बनेंगे। यह उधार के नियंत्रण, सार्वजनिक ऋण के प्रबंध द्वारा मुद्रा रिजर्व के प्रबंध के लिए भी जिम्मेदार था।
चलिए मान लिया। और रुपए की विनिमय दर का प्रबंध करने की वैधानिक जिम्मेदारी भी इसी सब बैंक को सौंप दी गई। इतना सब हो जाने के बाद तब भारत में हम 1949 की ओर बढ़ चलेंगे, लेकिन वो फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का एक स्ट्रक्चर होगा। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 1947 तक की ये व्यवस्था थी। सबसे पहले बैंकों का इतिहास कहाँ से मिलता है? सबसे पहले एजेंसी हाउस से मिलता है। एजेंसी हाउस के बाद फिर बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको हमने बताया है 1870 में। और ये समाप्त कब हुए थे? 1770 में बना था, लेकिन ये समाप्त कब हुए थे? 1829 में। लेकिन आधुनिक बैंक, पहला आधुनिक बैंक 1806 में, 1840 में और 1843 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना के साथ माना जाता है। फिर बाद में आप इलाहाबाद बैंक पर आए। इलाहाबाद बैंक 1865 में, 1881 में, फिर 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, 1894 में पीएनबी। तो यहीं से बैंक का एक पीढ़ी दर पीढ़ी आप विकास मानते हैं। फिर हम आते हैं अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीयकरण की भावना जोर पकड़ रही थी। कारण यह था, बैंक तो बहुत स्थापित हो चुके थे, लेकिन उन बहुत से बैंकों द्वारा फिर भी लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता था। जिनकी पूंजी ज़्यादा होती थी वो उसका मनमाने ढंग से संचालन करते थे, और जो छोटे शेयर होल्डर थे, छोटे इन्वेस्टर थे, उनको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता था। तो वो एक ऐसी भावना का जन्म हुआ कि इस पर सरकार का आधिपत्य हो तो सबकी बात बने। तो लोगों में ये इंटेंशन आई कि सरकार का आधिपत्य इस पे होना चाहिए। तो जब लोगों में ये भावना घर कर गई कि सरकार का इस पर आधिपत्य होना चाहिए, तो सरकारों द्वारा जो प्रमुख बैंकें बन चुकी थी उनके राष्ट्रीयकरण की बात चली। राष्ट्रीयकरण होता क्या है? बेसिकली ये वो घटना है जिसमें बैंकों को सरकार अपने अधिकार में लेती है। मतलब कुछ ऐसे बैंक जो स्थापित तो निजी बैंक के तौर पर थे, लेकिन सरकार द्वारा उनको अपने अधिकार में ले लिया जाए, उसे ही राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। मतलब सरकार उनके निजी शेयरधारकों की पूंजी वापस कर देती है। जब सरकार उनके निजी शेयरधारकों की पूंजी वापस कर देती है तो उसे ही राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। ठीक है, सरकार निजी शेयरधारकों की पूंजी वापस कर देती है। चलिए मान लिया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला राष्ट्रीयकरण आरबीआई का ही हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हुआ, आरबीआई का हुआ। चलिए मान लिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को सरकार ने इसकी 100% भागीदारी ले ली, और जितने इसके निजी शेयरधारक थे उनकी पूंजी को सरकार ने वापस कर दिया 1 जनवरी 1949 को। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। और फिर तत्काल जुलाई 1949 में बैंकिंग नियमन अधिनियम लाया गया, जिसे भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 कहा जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को बैंकिंग संस्थाओं के नियमन एवं नियंत्रण हेतु विस्तृत अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक, कब? 1 जुलाई 1949 को बैंकिंग नियमन अधिनियम आया। फिर विकास बैंकों की स्थापना का युग आता है। जितने डेवलपमेंट बैंक थे उनकी स्थापना का युग आया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, ठीक है, जैसे IFCI, ICICI, फिर उसके बाद IDBI, राज्य वित्त निगम आदि, ये सब प्रमुख संस्थाओं का उदय हुआ, इनकी स्थापना हुई। और उधर जो इंपीरियल बैंक बन चुका था उसका भी राष्ट्रीयकरण हुआ 1955 में। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ध्यान देते चलिएगा, ये आपको कथा कहानियाँ किससे लग रहे होंगे।
बिल्कुल, ये वही तो है। हम आपके पुरखों की बातें बता रहे हैं, तो आपको ये किस्से कहानियाँ कथानक लगते होंगे ना, लेकिन इनसे जो वो नियम, वो मेन फैक्ट हैं, वो मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुका हूँ और ऑब्जेक्टिव क्लास के रूप में क्लियर करा चुका हूँ। तो आज उनको समेटना है बाबू, तो आपका साथ चाहिए। तो फिर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसे नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और फिर 1959-60 में, 59 में एक का हुआ था और बाकी 1960 में 8 बड़े, जो उस समय के बड़े राजघराने या राजसी बैंकें थी या राज प्रथा जो थी कह लीजिए, विदेशी रियासतें थी, उन रियासतों के लिए बैंक बनाए गए थे। उन 8 बैंकों का एक प्रकार से कह लीजिए राष्ट्रीयकरण हुआ और भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक के तौर पर उनको जोड़ दिया गया। कौन कौन से थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। 8 थे। इंदौर, हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, पटियाला, बीकानेर, जयपुर और सौराष्ट्र 8 थे। बाद में 1963 में बीकानेर और जयपुर मिल गए आपस में, तब ये बन गए 7। फिर 2 और मिले, बन गए 5। अब वर्तमान में तो सारे खत्म हो चुके हैं, ये जाके सबका विलय हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो अब केवल एक है। फिर बैंकों के एकीकरण की बातें आई, मतलब कई सारे बैंक आपस में मिलकर एक बनने लगे। अभी 1 अप्रैल 2020 को बहुत बड़ी घटना हुई है। बहुत बड़ी घटना क्या हुई है? 6 बैंकें आपस में उन्होंने मर्ज हो गए हैं और कोई किसी में जुड़ गया, कोई किसी में जुड़ गया। ठीक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जुड़ गए। ठीक है, तो ऐसे ही घटनाएं बनी। तो आप जानते रहेगा बैंकों के एकीकरण की बात आई, तो स्वतंत्रता के पूर्व अनेक छोटे छोटे बैंक कार्यरत थे और आपस में उनमें प्रतिस्पर्धा भी थी और अस्वस्थ एक हेल्दी कंपटीशन नहीं था। तो ये हेल्दी कंपटीशन के लिए आए बैंकिंग विकास में एक प्रतिकूल था और 1950 से देश में बैंकों के विलीनीकरण का प्रारंभ हुआ और वो छोटे छोटे बैंक मिलकर एक बड़ी बैंकों के साथ जा रहे थे, जिससे वो प्रतिस्पर्धा समाप्त हो। जैसे कि सबसे पहले 1950 में विलीनीकरण करके एक नया बैंक दी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन किनको किनको मिला के, बैंकिंग कॉरपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, हुगली बैंक, दी बंगाल सेंट्रल बैंक का विलय कर दिया गया और विलय करके एक नया बैंक बनाया गया, दी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ऐसे ही कई बैंकों का विलय होता रहा। चलिए मान लिया, फिर सहकारी बैंकों का प्रवेश होता है। कब? 1954 में। ये सहकारिता सिद्धांत के तौर पर आते हैं। एक दूसरे का सहयोग या एक दूसरे की मदद करने की भावना ही सहकारिता कहलाती है। तो जब एक दूसरे की मदद करने की भावना ही सहकारिता कहलाती है, तो इन्होंने तो नाम ही सहकारिता रखा। तो ये उस भावना के साथ आते हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमारा ग्रामीण क्षेत्र बैंकिंग सुख सुविधाओं से पीछे था। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुख सुविधाओं का अभाव था, क्योंकि ये सब थे तो व्यावसायिक ना, ये उसी जगह बैंकें बनाते थे जो पहले से बैंकिंग सुख सुविधाओं से पूर्ण थे, जो पहले से बैंकिंग सुख सुविधाओं से परिचित थे। इन्होंने अपनी शाखाएं वहीं पे डाली। हमारा गांवों में बसता हुआ भारत इनसे अछूता था। उन तक बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी और उन तक बैंकिंग सुख सुविधाओं को पहुंचाने की विशेष जिम्मेदारी निभाई आरआरबी ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने। और सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 को एक साथ 5 कहाँ? हरियाणा के भिवानी में, पश्चिम बंगाल के मालदा में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और एक शहर और था मुरादाबाद में। ठीक है, ऐसे एक और बना था। टोटल कितने बनाए गए? 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए गए। 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने 1975 में और उन्होंने
एक एक इलाके में अपनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं डालना शुरू किया और 1987 तक उन्होंने शाखाओं का एक जाल बुन दिया था जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। और फिर 1982 में आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। चूँकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं तो कृषि व्यवस्था को संचालित करने या यूं कह लीजिए उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसने उठाई? नाबार्ड ने उठाई कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण विकास के महत्व को देखते हुए सन 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में नाबार्ड स्थापित की गई। और इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु शाखा का नियमन करना तथा शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना रहा है। और फिर अंत में 1982 में ही एग्जिम बैंक आ चुका है, आयात निर्यात बैंक। और आयात निर्यात बैंक नाम से ही स्पष्ट है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक। आयात निर्यात बैंक की ये भूमिका रही है कि उन्होंने आयात और निर्यात के लिए लोन बांटे। अगर आप विदेशी व्यापार करना चाहते हो तो आप एग्जिम बैंक से मदद ले सकते हो और इनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सुख सुविधाएं या वित्तीय सुविधाएं प्रदान की गई। और इसी के बाद भारत में बैंकिंग की वर्तमान संरचना बन जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्तमान में 3 शीर्ष बैंक हैं। कौन कौन से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, नाबार्ड जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए बनाएगा, और एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो अब हम एक आधुनिक बैंकिंग संरचना या भारतीय बैंकिंग की वर्तमान संरचना को जानेंगे। तो आज की ये क्लास हम यहीं पे रोकना चाहेंगे। कारण ये है कि ये सारी चीज़ें अब वर्तमान में हम हाईटेक सुविधाओं की ओर बढ़ चले हैं, तो उन हाईटेक सुविधाओं की ओर बढ़ चलने की वजह से ये सारी चीज़ें आपको जानना होगा, समझना होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। और आप अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।